गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी हैं और सभी का कंक्लूजन देखेंगे कि कौन सा मॉडल का बेस्ट था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं, एक महर्षि थे कणाद। उन्होंने ही बताया था कि एक परमाणु होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो है नहीं तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद आते हैं सन 1800 के लगभग में एक साइंटिस्ट थे, डाल्टन। इन्होंने बताया था कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन यूनिवर्स इज एटम। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, एटम की खोज सबसे पहले इन्होंने। द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल यूनिवर्स इज एटम। जब इन्होंने ये खोज की थी तब ये बहुत प्रचलन में आए थे। ये लगभग 70 से 80 साल तक इनका ये थ्योरी चली। और कब रद्द हुई? जब जे जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी। क्या थ्योरी थी? पहले डाल्टन देख लेते हैं। डाल्टन ने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट हैज या हैव डिफरेंट एटम। ये तब उन्होंने कहा था, लेकिन अभी हम जानते हैं ये फेल हो गया। क्यों? हमारे पास क्या आ गए हैं? आइसोबार। अब डिफरेंट होने के बावजूद भी एक हो जाते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट हैव सेम एटम। ये भी तब सही था, लेकिन अब गलत हो गया। क्यों? हमारे पास आइसोटोप आ गए। आइसोटोप क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो आइसोटोप, प्रोटियम और ड्यूट्रियम, दोनों हैं तो एक ही एलिमेंट, लेकिन अलग अलग एटम है। ये 70 से 80 साल तक इनका ये थ्योरी काम आई। उसके बाद नए साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट का नाम है जे जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया? जो डाल्टन ने कहा था कि सबसे फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? एटम। इन्होंने सब एटॉमिक लेवल पर जाकर एक नया पार्टिकल खोज लिया। उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। जब इन्होंने खोजा तब उन्हें नहीं पता था ये इलेक्ट्रॉन। उन्होंने इसका नाम कुछ अलग ही दिया था। क्या नाम दिया था? कैथोड पार्टिकल। वो देखेंगे हम लोग क्यों दिया था, लेकिन जब इन्होंने खोजा था तब इलेक्ट्रॉन नाम नहीं रखा था। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया था। एक हमारे साइंटिस्ट थे फेराडे। वो कुछ डिस्चार्ज ट्यूब के साथ अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने भी फिर डिस्चार्ज ट्यूब के साथ अपने एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉइंट दिखाया। क्या था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट? एक इनके पास एक ये डिस्चार्ज ट्यूब थी। डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ दो इलेक्ट्रोड थे। तो ये पहले बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये था उनका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो ट्यूब देख रहे हैं यही है डिस्चार्ज ट्यूब।
इसका नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। और इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट में लिया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड जो कि क्या होगा निगेटिव, एक एनोड लिया जो क्या होगा पॉजिटिव। इन्होंने एनोड कैसा लिया था, परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे छेद थे जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन पार हो सके। और फिर क्या इन्होंने एक इनके बीच में एक वोल्टेज लगाया, कितना वोल्टेज लगाया, बहुत हाई वोल्टेज लगाया, 10,000 वोल्ट का। और क्या किया, एक यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्यों लगाया, ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट कर सके, पूरी तरह से तो नहीं, जितना कर सकते थे उतना, लगभग 10⁻⁻3, कहीं कहीं -2 भी दिया हुआ है, -3 mmFHg। यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर 760 mmFHg है, और इन्होंने ट्यूब के अंदर कितना कर दिया, 10⁻3। अब क्या हुआ, जब इन्होंने दोनों कैथोड को वोल्टेज से कनेक्ट किया तब क्या हुआ, कैथोड से कुछ पार्टिकल निकले और एनोड पे टकराए, और परफोरेटेड होने की वजह से ये बाहर हो गए, और डिस्चार्ज ट्यूब के एंड पर जाके फ्लोरेसेंस इफेक्ट देने लगे। क्यों देने लगे, हमने यहाँ पर एक फ्लोरेसेंस की कोटिंग करके रखी थी, फ्लोरेसेंस मटेरियल की कोटिंग करके रखी थी, जैसे कि ZnS, जिंक सल्फाइड। और बस उन्हें इसी से पता चल गया कि मतलब कुछ कोई पार्टिकल है जो यहाँ से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है, माइनस से निकल रहा है, और कहाँ जा रहा है, एनोड पर, पॉजिटिव पर। अब इससे तो साफ साफ एक चीज ये पता चल रही है कि माइनस से प्लस में जा रहा है, तो मतलब ये कोई नेगेटिव पार्टिकल ही होगा जो नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव के पास जा रहा है और फ्लोरेसेंस दे रहा है। बस यही जो ये जो रेज निकली हैं, इन्हीं का नाम इन्होंने रख दिया कैथोड रेज। अब कैथोड रेज के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही पता ही चल रहा है क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है इनमें, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। दूसरा क्या बताया, ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन चलती है, स्ट्रेट लाइन। सॉरी, ये कैसे पता किया इन्होंने, क्या किया, जब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थी तब उन्होंने एक ओपेक मटेरियल लग दी, ओपेक मतलब जिससे कुछ पार ना जा सके, तो उन्होंने देखा इसकी क्या बन रही है, शैडो बन रही है। इससे इन्हें पता चल गया क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पे चलती है। अगला कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, ये कैसे पता चला इन्हें, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत छोटे छोटे और लाइट वेट के व्हील्स लगाए, बहुत छोटे छोटे। अब कोई पार्टिकल किसी व्हील से टकराएगा तो व्हील तो घूमेगा, अब वो घूम रहा है, इसी से इन्हें पता चल गया क्या है, कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अब हम अगर कैथोड रेज को किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल पे, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल पर अगर बम्बार्डेड करते हैं कैथोड रेज की, बम्बार्डेड विद कैथोड रेज, तो क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। एक्सरे आप जानते होंगे, और एक और क्या लिख सकते हैं, जब हम लोगों ने जब कैथोड रेज जब एनोड्स को पार करके गई थी, डिस्चार्ज ट्यूब पर क्या लगा हुआ था, फ्लोरेसेंस मटेरियल लगा हुआ था, तो ये क्या देती है, फ्लोरेसेंस इफेक्ट देती है। ये उन्होंने निकाले। इनकी प्रॉपर्टी देने के बाद इन्होंने एक चीज और की, जे थॉमसन ने इसी का कैथोड रेज का क्या निकाला, E/m। E/m रेशियो क्या होता है, E माने चार्ज, m पर मास,
अब इन्होंने कैसे निकाला, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगा दी। और पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चलाकर देखा तो कैथोड रे थोड़ी डेविएटेड हुई, फिर मैग्नेटिक फील्ड को लगाकर देखा, वो भी डेविएटेड हुई, फिर दोनों को एक साथ देखा। फिर इसी के कैलकुलेशन करते करते इन्होंने क्या निकाला, E/m रेशियो क्या निकाला, 1.75 इंटू 10⁻11। ये क्या है, चार्ज। चार्ज का क्या होता है, यूनिट कूलाम पर केजी। ये उन्होंने निकाला E/m रेशियो 1.75 इंटू 11 कूलाम पर केजी। अब इसी से हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या, ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज हमें पता ही है कितना होता है। चार्ज हमारे निकालने वाले एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था मिलिकन। ये निकाला था थॉमसन ने, और चार्ज और मास किसने निकाला था, मिलिकन। 10⁻⁻19 कूलाम। कैसे निकाल, ये पता है, ये पता है, डिवाइड कर देंगे, m आ जाएगा। मिलिकन ज्यादा है नहीं, बस आप बस देखिए, मिलिकन नहीं आ गया, इसी में कुछ कर दिया, उन्होंने भी इसी पर एक्सपेरिमेंट किए, आ गया। और इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। और कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम के अंदर, वो होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की, अब बहुत से साइंटिस्ट आए, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज दिया। अब सभी लोग क्या करने लगे, कभी इलेक्ट्रोड चेंज कर दे, इलेक्ट्रॉन का मटेरियल चेंज कर देते थे, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेज हैं उनको चेंज कर देते थे ताकि कोई अलग वेरिएशन आ जाए तो उनका भी कुछ रिजल्ट मिले। तो वैसे ही करते करते एक साइंटिस्ट थे, क्या थे उनका नाम, गोल्डस्टीन। उन्होंने भी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत बदलाव किया और उन्होंने क्या खोजा, प्रोटॉन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनोड की जगह कैथोड परफोरेटेड ले लिया और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर था, इन्होंने 10⁻³ की जगह 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg लिया था। एनोड इसमें ऐसा नॉर्मल था, कैथोड परफोरेटेड था। और थॉमसन ने क्या किया था, जो फ्लोरोसेंस मटेरियल लगाया था, जो उसकी कोटिंग की थी इस तरफ की थी, एनोड की तरफ, लेकिन गोल्डस्टीन ने कैथोड की तरफ की थी। अब फिर उन्होंने भी यही किया, वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, फिर से वही वोल्टेज मिली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं, जो थॉमसन ने जो किया था, थॉमसन ने कितने MFHg का प्रेशर बनाया था, 10⁻⁻3, बहुत कम बनाया था। और गोल्डस्टीन ने 10⁻⁻1, थोड़ा ज़्यादा रखा। तो यहाँ पर थोड़े एयर के पार्टिकल भी, एयर या फिर कोई भी गैस है, एयर के पार्टिकल, गैस है उसके पार्टिकल होंगे। अब क्या होगा, कैथोड से क्या निकलेंगे, कैथोड से ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहाँ जाएंगे, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे, ये कैथोड रे निकल कर कहाँ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। अब रास्ते में जैसे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ गैस के पार्टिकल भी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा यहाँ पर, तो इस गैस के पार्टिकल के साथ क्या दिखाएगा, आयोनाइजेशन इफेक्ट दिखाएगा। क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ, माइनस होने के कारण। तो जो यही जो गैस के पार्टिकल जो पॉजिटिव हो गए, जो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, यही हमारे क्या कहलाए, पॉजिटिव रे कहलाए, या इन्हें हम लोगों ने पॉजिटिव रे कहलाए, या इन्हें हम लोगों ने एक और नाम दिया, कैनाल रे। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये है कि थॉमसन ने जो निकाले थे कैथोड रे, वो इलेक्ट्रॉन ही थे, लेकिन जो गोल्डस्टीन ने निकाली है जो कैनाल रे, ये प्रोटॉन नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन कहाँ से ये जो कैनाल रे बननी किसकी बन रही है, गैस की बन रही है। अगर हम गैस चेंज कर देंगे तो कैनाल रे चेंज हो जाएगी,
लेकिन थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, किसी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेम, लेकिन गैस तो चेंज होगी, उसका एटम का साइज बड़ा छोटा होगा, माना पॉजिटिव चार्ज है फिर भी छोटा बड़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन हीलियम बहुत अंतर है। तो जो कैनाल रहे हैं वो प्रोटॉन नहीं। अब इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, क्या निष्कर्ष निकला, पहला तो यही निष्कर्ष, नेगेटिव की तरफ कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। इनका नाम क्या रखा गया, कैनाल रेज। और ये बने कहाँ से, जो गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में थी उससे इलेक्ट्रॉन ने आयोनाइजेशन कराया, और फिर जब वो गैस कैथोड पे टकराई वही हमारी क्या कहलाई, कैनाल रेज। तो किससे बनी है, गैसियस पार्टिकल। इनका ओरिजिन है गैसियस पार्टिकल, ये लिख सकते हैं। और अगर ये गैसियस पार्टिकल से बन रहे हैं तो ये किस पर डिपेंड करेंगे, इन्हीं पर डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, बस यही कंक्लूजन। अब बात ये आती है कि थॉमसन ने निकाला E/m, उनका तो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन तो कहीं चेंज नहीं होता, लेकिन जो ये कैनाल रेज हैं ये तो हर गैस पे चेंज होंगी, तो इनका E/m रेशियो निकाला है गैस बदल बदल कर, हर किसी का अलग अलग है, क्यों, हर किसी का E अलग अलग होगा, M अलग अलग होगा, सॉरी E तो सेम होगा, M मास अलग अलग होगा, तो हर किसी का अलग अलग आएगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे E/m रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे हाई किसका है, ये निकाला, सबसे हाई किसका है, जिसका M सबसे छोटा होगा, M सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का, क्यों, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ये तो पता ही है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, प्लस माइनस न्यूट्रल, तो क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उसका ही उल्टा, क्योंकि न्यूट्रल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ हम किसमें, पॉजिटिव, बस सबसे हाई इसी में आएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन को कंसीडर, क्योंकि हाइड्रोजन को जो प्रोटॉनिक कहा जाता है हाइड्रोजन को, कि जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जब इसका हाइड्रोजन का E/m रेशियो निकाला गया, तब वो निकला था 9.58 इंटू 10⁻⁷, यूनिट क्या होगी, कूलाम पर केजी। इलेक्ट्रॉन में क्या निकला था, 1.75 इंटू 10⁻11, प्रोटॉन में क्या निकला है, 9.58 इंटू 10⁻7। अब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, और कोई भी पार्टिकल होता है सब एटॉमिक, हाँ होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन अभी तक नहीं खोजा गया, न्यूट्रॉन खोजा जाएगा सन 1932-1930 के करीब खोजा जाएगा। उसी के पहले लेकिन क्या हुआ था, जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दी, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात होने लगी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर कैसे निकाला गया फिर, तो इस पर थॉमसन ने एक अपना मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल दिया। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, इन्होंने कहा कि जो एटम होता है एक स्फीयर होता है, और इस स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, और इसमें जो निगेटिव चार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन, वो बीच बीच में होता है, और इसका नाम कैसे रखा गया, बीच बीच में कैसे होता है, एक वाटरमेलन की तरह, वाटरमेलन में जैसे बीज एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में एक बीज की तरह ही एम्बेडेड रहते हैं, इसका नाम भी यही दिया गया, वाटरमेलन।
एटॉमिक मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। और एक और नाम से जाना जाता है इसे प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग में जैसे एम्बेडेड होते हैं वही इलेक्ट्रॉन वैसे एम्बेडेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन्होंने ये दे तो दिया, ये तब तक चला जब तक कि दूसरा मॉडल नहीं आया। और दूसरा मॉडल किसका आया था? रदरफोर्ड। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल निकाला तब थॉमसन का मॉडल कैंसिल कर देगा, मतलब उसको कोई मायने नहीं है क्योंकि थोड़ा वो गलत है, लेकिन हम अभी पढ़ते हैं। और रदरफोर्ड ने कहा क्या क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट, आपने सुना होगा। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकल सके, और सामने एक गोल्ड की एक पतली सी परत कह सकते हैं उसको लिया, उसका हम एक एटम बनाते हैं बस, और पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। फ्लोरोसेंट मटेरियल में क्या था? जिंक सल्फाइड। अब क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हो रही थी एटम पर, तब क्या हुआ, 99.9% जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो जैसे आए थे वैसे ही सीधे चले गए। और कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ही कम पार्टिकल, और हजारों लाखों में एक पार्टिकल था जो जैसा आया वैसा ही चला गया। अब इससे क्या, रदरफोर्ड को क्या पता चला कि जो एटम है, पूरा एटम तो आधे से ज्यादा खाली, आधे से ज्यादा क्या 99% तो सीधे ही चलेगी पर अल्फा पार्टिकल, तो 90% तक तो पूरा हॉलो है पार्टिकल एटम। क्या कहा इन्होंने, 99% तक पूरा का पूरा जो एटम है वो हॉलो है, खाली है, कुछ नहीं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, ये बाद में बताया गया था अभी, लेकिन खाली है। दूसरा, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव है वो बिल्कुल सेंटर पर है, रिजिड है, और उसका उन्होंने आकार लगभग बताया 10⁻⁵ सॉरी 15 मीटर, बहुत कम है। एटम का हमने देखा है कितना होता है 10⁻⁻10, और न्यूक्लियस का कितना है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज जो बीच है उसका कितना है 10⁻⁵ मीटर, मतलब देखिए लगभग 1 लाख का अंतर है, 1 लाख गुना का अंतर, बहुत छोटा है पार्ट जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है। अब इनका भी चला, इनका भी जो उन्होंने मॉडल दिया था ये भी बहुत दिन चला, कब तक चल नहीं कब तक चला, जब तक बोहर नहीं आया। बोहर भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अपना मॉडल दिया, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल बहुत कई हद तक ठीक था, लेकिन क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या ये नहीं कर पाया। पहला, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं शो कर पाया। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे पॉजिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन है ये अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव को तो निगेटिव को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए, तो अगर खींच लेगा दोनों मिल जाएंगे, एटम तबाह हो जाएगा, ये नहीं होता। लेकिन अब इन्होंने इसका क्या इन्होंने तर्क दिया कि जैसे हमारा सोलार सिस्टम होता है, ये सन होता है, ये हमारी अर्थ है, ये भी तो सब गुरुत्वाकर्षण से खींचा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये इसमें आगे क्यों नहीं लग जाती, क्यों, जो अर्थ है वो ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है इसको किस में यूज कर लेती है, सर्कुलर मोशन में,
वो जब हम किसी रस्सी में कुछ बांध देते हैं, पत्थर बांध लिया तब घुमाते हैं तो पत्थर, वो रस्सी पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो आती नहीं है बाद में, वो सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको किस में कन्वर्ट कर सर्कुलर मोशन में। वैसा ही यहाँ पर हुआ है, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है इसे खींच रहा है, लेकिन इसमें ये पास आने के किस में चला गया, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में चला गया, ये तो चलिए मान लिया ये पास नहीं आएगा। अब एक हमारे एक और साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने सब मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक सब पढ़ाई है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल एक्सीलरेटेड है या चल रहा है तो वो रेडिएट होगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन चल रहा है, एक्सीलरेटेड है, उसके बाद वेलोसिटी है, तो मतलब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी अगर लूज करेगा तो एनर्जी लूज करने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जो चार्ज है न्यूक्लियस है, एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ छोटा होता जाएगा। तो धीम कुछ समय बाद ही आप न्यूक्लियस में चला जाएगा और फिर से एटम नहीं बच पाएगा। लेकिन हमें पता है एटम स्टेबल होता है, तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज क्या है कि इनका जो मॉडल था कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। अब रदरफोर्ड के दूसरी क्या था, कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी समझते हैं हम लोग। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कोई भी आप एक सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर एक गैस भरी है, हमने क्या भर दी, मानिए हाइड्रोजन गैस भर दी। अब कोई वाइट रे हम यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ पर एक फिल्म है, यहाँ प्रोजेक्ट होगा या जो भी लाइट इस पर पड़ेंगी। अब ये वाइट रे आ रही है, यहाँ से जो लाइट आएंगी यहाँ पर मिलेंगी, वो वाइट नहीं होंगी, क्या होंगी, वायलेट होंगी, ब्लू होंगी, बस इतना ही होगा। अब रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए बाकी के कलर का, क्योंकि वाइट रे अगर हम प्रिज्म से अगर गुजारते हैं तो कितने कलर बनते हैं, 7 कलर सिक्योर। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन गैस से पास किया तो हमें सिर्फ 2 या 3 कलर ही मिले, बाकी कोई कलर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसी को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये इसकी कमियां पूरी करने के लिए कौन है, बोहर है। अब बोहर को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।